वापस आएंगे। निकुंज भी आज हमारे साथ स्टूडियोज में है। काफी बड़ा दिन है डिस्कस करने के लिए कि जो कमेंट्री आई है यूएस फेड की, बाजार की पोजीशनिंग कैसी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका निकुंज। आप 10 दिन नहीं था। हाँ, 10 दिन के बाद आए, इसीलिए मैंने आपका स्वागत किया कि आपको अच्छा लग रहा है वापस स्टूडियो में वापस देख के। हमने तो आपको हर दिन मिस किया, तो 10 दिन तो ऑफ कोर्स ज्यादा थे। जी, बस हो जाते हैं कई बार। बिल्कुल, परिस्थितियां पूरा नेटवर्क चलाना है तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत बिल्कुल। तो निकुंज आप ये बताइए कि आपने कैसे एनालाइज की कमेंट्री 75 और उसके आसपास की कमेंट्री। देखिए, पाल साहब ने एग्जैक्टली वही करा जो शेयर बाजार चाहता था। 75 बिप्स रेट हाइक, एक एक्नॉलेजमेंट की हाँ जी हम युद्ध पर हैं और युद्ध जीतने के लिए हमें इस बार इंटरेस्ट रेट हाइक करनी पड़ेगी। तो ये एंड गेम नहीं है। उनका मानना है कि हम इंटरेस्ट रेट हाइक करते रहेंगे बिकॉज ये अनिवार्य है, ये आवश्यक है, ये ज़रूरी है और ये नेसेसरी है। तो एक अंग्रेजी में हम बोलें कि Fed has given what markets wanted. Will markets now give Fed what they want? Stability and acknowledgement कि भाई Fed को समझ आ गई है, देर आए दुरुस्त है, रास्ते पर वापस आ चुके हैं। तो समझने वाली बात यह है कि मार्केट ऊपर क्यों है। भाई अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं तो मार्केट ऊपर क्यों है। तो मार्केट इसलिए ऊपर है क्योंकि लोगों का मानना है देर आए दुरुस्त आए और इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए फेड इस समय एकदम तैयार हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि ये बात आपने सही कही कि फेड ने तो दे दिया मार्केट को जो उनकी उम्मीद थी, लेकिन मार्केट क्या वापस देगा फेड को? क्योंकि सिर्फ फेड ही नहीं, आज ईसीबी की भी एक बड़ी इमरजेंसी मीटिंग है और जिस तरह से यील्ड्स में राउट हो रहा है, बाजार में राउट हो, उसको देखते हुए उन्होंने एक इमरजेंसी मीट भी। तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक भी बहुत इस बात के लिए सेंसिटिव है कि मार्केट्स में क्या हो रहा है। तो ये देखिए, यील्ड्स अगर ऊपर जाती हैं, अगर मैं साधारण शब्दों में समझाऊं तो यील्ड्स ऊपर जाती हैं तो सेंट्रल बैंकर्स ने जिन्होंने कोविड के पीक पर में अपनी बैलेंस शीट्स एक्सपैंड करी थी और जब इंटरेस्ट रेट्स कम थे, तो यील्ड्स अगर ऊपर जा रही हैं तो जो ब्याज दर की जो सर्विसिंग है, जो आपको महंगा, जो आपको यील्ड्स ऊपर जाने से आपको जो सर्विस करनी इंटरेस्ट रेट है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट पे आएगा, सरकार की बैलेंस शीट में आएगा। तो दे हैव टू बी कॉग्निजेंट ऑफ वेयर यील्ड्स आर नॉट गोइंग टू गो हायर। मगर प्रश्न अब ये होता है कि भाई आज क्या होगा। देखिए, शॉर्ट टर्म में बाउंस रहेगा। हमारे साथ 3 इस समय फेवरेबल बातें हैं। नंबर 1, 15,700-800 में एक लक्ष्मण रेखा सी आ गई है। मुझे लग रहा था बिगिनिंग ऑफ द वीक में टूट जाएगी, मगर नहीं टूटी। 4 बार 5 बार जितना भी खराब हो सकता है माहौल, उसके बाद आप वहां से बाउंस कर रहे हैं। ये ग्राफिक आ जाएगा, ये काफी अच्छा ग्राफिक है, एक साधारण सा ग्राफिक है जो एक स्टोरी बता देता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो अब ट्रेडर है तो ट्रेडर ये बोलेगा जी मुझे पता है कि इस समय नियर टर्म बॉटम क्या है, ग्लोबल मेरे पास थोड़ी सी टेलविंड है, एफआई डीलिंग से मार्केट ऑलरेडी जूझ चुका है। ये देखिए ग्राफिक एकदम, ये एक ऑन पर्पस स्ट्रेट लाइन नहीं है। इस ग्रीन लाइन पे मार्केट ने बार बार उछाल लिया है और देखिए कितना हुआ है। युद्ध हुआ, क्रूड 130 हुआ, ग्लोबल वॉलिटिलिटी आई, डॉलर इंडेक्स हुआ, बिटकॉइन क्रैश हुआ, मगर साफ कमाल की बात है 15,700 15,800 पर आकर के मार्केट बार बार बाउंस कर रहा है। तो क्या इस सपोर्ट को नजर में रखते हुए आपको ट्रेड करना चाहिए? जी हाँ। क्या ट्रेड करना चाहिए? मेटल्स मत लीजिए, एकदम भी मत लीजिए। मुझे लगता है बैंक्स अभी भी देखिए, कॉन्फिडेंस, क्रेडिट ग्रोथ, जो इन्फ्लेशन है, हिंदुस्तान के डायनामिक्स बहुत अलग हैं। दूसरा, लार्ज कैप आईटी आई थिंक अब एक सिलेक्टिव जोन में आ रहा है जहां वैल्यू थोड़ी सी दिख रही है, खास करके बड़ी 3-4 नाम जो है वो थोड़े ठीक लगते हैं। तीसरा, मुझे लगता है कि अब उन मिड कैप शेयरों में लेने का समय आ चुका है जहां पे कमोडिटी कंजम्पशन ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखिए, जिस भी कंपनी के अंदर सॉफ्ट कमोडिटी, बिस्किट की कंपनी हो गई, कोल्ड ड्रिंक की कंपनी हो गई, तेल स्नैक्स की कंपनी हो गई, बिकॉज इन कमोडिटीज़ के अंदर गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। तो जो रॉ मटेरियल की मार पड़ी थी वो ठीक हो जाएगी। तो वो समय आ चुका है कि इट इज़ टाइम टू बी सेलेक्टिवली बुलिश ऑन कमोडिटी कंज्यूमर्स विच आर essentially in soft commodities. कल लास्ट ट्रेड में हम बात कर रहे थे, ये थी हम टच भी कर रहे थे कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टेपल्स रिलेटेड, और हम देख भी रहे हैं जिस तरह से लार्ज कैप एफएमसीजी के स्टॉक्स रेजिलिएंट थे, बाजार वीक भी था लेकिन
में इतनी वीकनेस आपको नहीं दिखाई दी थी। सो जो 15,700 15,800 आप ये जो बड़ा सपोर्ट कह रहे हैं, एक और बड़ी चीज मिड कैप में भी, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, कुछ सेलेक्टिव पॉकेट में एक रेजिलियंस बाजार में दिख रही है। तो चेरी पिकिंग तो करनी पड़ेगी यहाँ पे, स्टॉक पिकिंग या स्टॉक सिलेक्टिव तो होना पड़ेगा। एक और बड़ी रिपोर्ट जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी निकुंज, क्योंकि जेपी मॉर्गन की भी एक रिपोर्ट आई रिलायंस पर, उन्होंने 22% का अपसाइड यहाँ से दिया है। तो यानी अब आपको ऐसे बड़ी थीम्स पर, बड़े स्टॉक्स पर भी नजर रखनी होगी। ये इस रिपोर्ट को अगर आपने पढ़ा हो तो कैसे एनालाइज किया आप? देखिए, बड़े शेयरों में, बड़े स्टॉक्स की अगर बात करें तो जो दो स्टॉक्स मुझे लगता है पोटेंशियल टू आउट परफॉर्म है, नंबर 1 आईटीसी, और आउट परफॉर्म कर रहा है इस फॉल के अंदर। और आईटीसी के अंदर काफ़ी ट्रिगर्स हैं इस समय। आईटीसी का सबसे बड़ा ट्रिगर है अग्रेरियन इकोनॉमी वापस आ रही है। आईटीसी का दूसरा सबसे बड़ा ट्रिगर है सिगरेट वॉल्यूम्स वापस आ रहे हैं। और आईटीसी का तीसरा सबसे बड़ा ट्रिगर है कि एफआई डोंट ओन आईटीसी। तो अगर बिकवाली आ रही है जिसे हम कहते हैं एफआई की, वो वही बेचेंगे जो ओन करते हैं, और इस समय आईटीसी में उनकी ज्यादा ओनरशिप नहीं है। तो ये एक तरह से कुशन्ड है उस फॉल से भी। देखिए, हम इनफैक्ट बढ़ाया है उन्होंने। हाँ, उन्होंने बढ़ाया, एलआईसी ने भी बढ़ाया है, नंबर 1। नंबर 2 मुझे रिलायंस लगता है। रिलायंस इसलिए लगता है कि जी रिलायंस इस समय एक स्पेशल सिचुएशन स्टॉक हो जाएगा। एजीएम आने के पहले फिर वो बातें चालू हो जाएंगी कि रिलायंस अपना बिजनेस स्प्लिट करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, कब करेगा, नई जनरेशन है क्या, उसने टेक ओवर कर लिया है। और एक जो मेरी लर्निंग रही है शायद इस कोविड में ये रही है कि भाई द बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इज समथिंग व्हाट रिलायंस ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड्स। अब देखिए, जब कोविड पीक में हुआ तो डिजिटल बिजनेस उनका बड़ा हो गया। आज एनर्जी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो रिफाइनिंग बिजनेस उनका ऊपर हो गया। तो कुछ ना कुछ उनके फेवर में चलता ही रहता है। और ये दोनों में री रेटिंग हुई है, जबरदस्त री रेटिंग हुई है। तो मतलब एक जो डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करते हैं, ये उन्होंने क्या वंडरफुल डाइवर्सिफिकेशन करा है। और शायद उसका बेनिफिट आप देखिए एंजॉय कर रहे हैं। स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास से ज्यादा दूर नहीं है। और अगर आप रिलायंस में अगर इन्वेस्टेड हैं, सपोज आपके पास सिर्फ रिलायंस है, तो आप क्या बोलेंगे जी, अरे काहे का बेयर मार्केट भैया, अपना शेयर तो ऊपर है। निकुंज, बहुत शुक्रिया। अच्छा लग रहा है आपको देख के आज स्टूडियोज में, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। अच्छा निकुंज, एक चीज मेरे को आपसे पता करनी थी। अभी जो फेड का ये तो आ गया पॉइंट, अभी नए ट्रिगर्स क्या है मार्केट के लिए? अभी क्या हम अपने वापस बैक टू मॉनसून आएंगे, या फिर अभी भी हमको ग्लोबली ट्रिगर्स को ही वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि डॉलर इंडेक्स कैसे चलेगा, क्रूड कैसे चलेगा, ईसीबी क्या करता है? ये सब अभी भी पूरी तरह से डीकपल तो नहीं हुए ना अभी तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होगी। देखिए जी, जब गाड़ी चलानी रहती है आपको, तो आपको टायर्स भी चाहिए, आपको इंजन भी चाहिए, गाड़ी में फ्यूल भी चाहिए, हेडलाइट भी चलनी चाहिए अगर रात को जाना चाहते हैं, और ड्राइवर भी चाहिए। तो जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो ट्रिगर्स हमेशा रहेंगे। तो आप आइसोलेशन में तो कोई व्यू बना नहीं सकते हैं। मगर क्योंकि आपने पूछा कि एक नियर टर्म हमारे लिए ट्रिगर क्या होगा, मुझे लगता है क्रूड हो सकता है। क्रूड इसलिए रहेगा बिकॉज क्रूड अगर गिरता है, देखिए भारतीय शेयर बाजार के लिए क्रूड की जो जो इम्पोर्टेंस है वह सबसे ज़्यादा है। अगर इस गिरावट के अंदर क्रूड 110 के नीचे अगर आ जाता है तो एक गेम चेंजिंग मूव हो जाएगा, बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं $100 क्रूड मेरे हिसाब से फैक्टर इन कर रहा है। फिर कुछ दिन में डिम्पी जी अर्निंग सीजन चालू हो जाएगा। अर्निंग सीजन के अंदर मुझे लगता है इस बार हमें क्लियर स्पष्टीकरण मिल जाएगा कंपनीज को लेकर के कि उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है रॉ मटेरियल कॉस्ट को लेकर के। मगर आप कोई पूछे कि क्या कोई बड़ा इवेंट है, क्या कोई बड़ा हमारे कोई ऐसा कोई मैक्रो ट्रिगर आने वाला है, शॉर्ट टर्म में तो लगता नहीं है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अभी तो नहीं लगता है ख़त्म होने वाली हैं। इन्फ्लेशन की कंसर्न्स हैं अभी लगता नहीं ख़त्म होने वाली हैं। एफआई की बिकवाली अभी लगता नहीं ख़त्म होने वाली है। तो क्या कोई ऐसा कैलेंडर इवेंट है जैसे बजट आता है या फिर इस तरह के बड़े कोई कैलेंडर इवेंट्स आते हैं? मुझे नहीं लगता है अभी कोई। बिल्कुल, देखिए ये सब चीज़ों पे ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बैक टू बेसिक्स हो जाएगा। अब जब आपको क्लियर डॉट प्लॉट पता है, डॉट प्लॉट मतलब यहाँ से रेट्स कहाँ जाएंगे, तो आप इसके ऊपर नजर रखिए। मेरा ये मानना है कि हम आज फेड डिस्कस कर रहे हैं, देखिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मगर क्या इज दैट द ओनली रीज़न वाई मार्केट्स को, क्या फेड के व्यू से हम हमारा इकोनॉमी का व्यू बना सकते हैं? हमें नहीं गलती करनी चाहिए, बिकॉज जो यूएस फेड ने शेयर करा है उन्होंने इंडिया का आउटलुक शेयर नहीं करा उन्होंने यूएस इकोनॉमी का आउटलुक शेयर करा है। यूएस इकोनॉमी से आपको किन चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा? यूएस इकोनॉमी से आपको ग्लोबल डिनोमिनेटेड सेक्टर्स में फ़र्क पड़ेगा, स्पेशली मेटल्स, आईटी। अच्छा, अब मेटल्स के अंदर तो गिरावट आएगी बिकॉज डिमांड कम हो रही है, मगर क्या आईटी के अंदर यूएस फेड की वजह से गिरावट आएगी? मुझे लगता
लगता है कि गिरावट आ चुकी Already है। हो चुकी और आईटी का सब्स्टिट्यूट क्या है? देखिए आप बताइए, क्या आईटी का रेलेवेंस कम हो जाएगा? जी नहीं। क्या इंडियन आईटी का बिजनेस, जैसे हम चाइना की बात कर रहे हैं जी, पीएलआई स्कीम्स आ रही हैं, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट हो रहा है, मगर क्या इंडियन आईटी सेक्टर का बिजनेस और कहीं जा रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है। स्लो डाउन में इनिशियल झटका आता है, मगर उसके बाद अगर आप स्लो डाउन आएगा, आप कॉस्ट कटिंग करेंगे। आप कॉस्ट कटिंग कैसे करेंगे? आप और सिस्टम डालेंगे और डिजिटल करेंगे। तो एक समय 6 महीने पहले लोगों को लगता था आईटी आईटी आईटी, एवरीथिंग विल बिकम डिजिटल। बिल्कुल। अब लोगों को लगता है यूएस इकोनॉमी में रिसेशन आ रहा है तो ठीक नहीं होगा। तो हमने इस साल में जो शेयर बाजार के अंदर जो हमने मूड चेंज देखा है, बहुत ही एक तरह का एक फैमिली ड्रामा है, बालाजी का ड्रामा होता है ना जी, चालू कैसे होता है, बीच में क्या होता है। मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक ये एडजस्टमेंट होगा, हिंदी पिक्चर के जैसा एडजस्टमेंट होगा, जैसे कोटक साहब कहते हैं कि अंत हमेशा अच्छा होता है। और जीतेगा इंडिया, क्योंकि हीरो ही जीतता है एंड में।